आप लोगों को क्या दिया था, व्हाट इज योर मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो मैंने बोला था मोल कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास किसी सब्सटेंस का उतना वेट जितने जितने की जितने कितना वेट जितना कि उसमें हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट हो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many as entities or particle present in 12 ग्राम of कार्बन 12 एटम। 12 ग्राम ऑफ अगर कार्बन 12 एटम लेते हैं तो इसमें कितने पार्टिकल और एंटिटीज आपके पास प्रेजेंट हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या था, मोल कंसेप्ट। अब बच्चे इसमें मैंने 3 फार्मूले आप लोगों को बताए थे। पहला फार्मूला आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल जो है वो आपके पास इक्वल होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज यहां से आपके पास आ जाएगा गिवन एंटिटीज। गिवन एंटिटीज मतलब पार्टिकल्स आ गया, एटम आ गया। यहां से आपके पास क्या आ सकते हैं, मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए, एक तो ये था, दूसरा आपके पास क्या था, दैट इज डिवाइडेड बाई, यहां से आपके पास क्या आ जाता, दिस इज योर एवोगैड्रोस नंबर। ध्यान देना क्या आ जाता, एवोगैड्रोस नंबर। तो क्या बन गया यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, अगर मास गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चे, दैट इज योर एटॉमिक मास। अगर एटम है और अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ, या तब कैसे निकलेंगे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया। तीसरा फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम गिवन है, इसके ऊपर मैं फिर से आता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किसके गिवन है, ये आपके पास हो जाएगा दैट इज गिवन वॉल्यूम, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चे दैट इज योर 22.4 लीटर। अगर ये वॉल्यूम लीटर में गिवन है, अगर ये ml में गिवन है, अगर मान लिया जाए गिवन वॉल्यूम जो है वो b से डिनोट करता हूँ, ये ml में गिवन है, तो हमारे पास नीचे जो आएगा वो बन जाएगा 22,400 ml। इस पॉइंट को समझिएगा, बात क्लेरिफाई हो रही है, कितना बन जाएगा 22,400 ml। ये जो 22.4 ml मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलेंगे दैट इज योर मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, मोलर वॉल्यूम। इस पॉइंट को समझिएगा, क्या होगा ये, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये किसका वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ योर 1 मोल। एक मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर मोलर वॉल्यूम। ध्यान से समझिएगा, ये किस पे ट्रू है, दिस कंडीशन इज ट्रू एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये कंडीशन जो है वो आपके पास अप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है ये, 2 पॉइंट तो आप लोगों को पहले से मैंने क्लैरिफाई कर दिए थे। लास्ट वाला जो पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स, यहां तक मैं पहुंचा था और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर किसी भी गैस का, कोई भी गैस है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, अगर इसका आप 1 मोल कंसीडर करना चाहते हो तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा बच्चे, इसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा होगा 22.4 लीटर। चाहे कोई भी गैस है, जब आप इसको बोल सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, ml में है तो ये बनेगा 22,400 ml आपके पास बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंडीशन कब है, एसटीपी पे। ये बेसिकली निकला कहां से, यहां से हम बोल सकते हैं, ये बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम योर एवोगैड्रोस लॉ। इसको हम एवोगैड्रोस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझिएगा इस बात को। तो बच्चे ये ध्यान रखना है, जब भी वॉल्यूम आपके पास गिवन होगा, तो वॉल्यूम किस में गिवन होता है बच्चे, वॉल्यूम ml या लीटर में गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको जस्ट डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर से, आप डिवाइड कर दोगे। मैं भी आता हूं
क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन और होता है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर लॉशमिट नंबर। क्या बोलते हैं? LOSCHMDIT, लॉशमिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये एक और डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा लॉशमिट नंबर। ये भी एक डेफिनेशन है कि लॉशमिट नंबर क्या होता है। तो लॉशमिट नंबर क्या होगा, हम इसकी बात कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? 1 cm³ ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ एन आइडियल गैस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज योर लॉशमिट नंबर। तो मैंने ये सेंटीमीटर क्यूब है, आपको पता, मैंने पहले भी बताया था वॉल्यूम वाले केस में, इसको हम ml में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास 22,400 ml वॉल्यूम है गैस का, ml वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपके पास है, ये क्या करता है बताइए? गैस कंटेन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है ये, बोलिएगा? अभी आप लोगों को बताया कितना आ जाएगा, 6.022 एंड इनटू आपके पास आ जाएगा 10 पावर, यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा दैट इज 23। बात समझ आ रही है? ओके, इस तरह से देखिए, यहां से मुझे 1 ml, ये ml को सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ml में कितने होंगे? 1 ml वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन मॉलिक्यूल, कितने कंटेन करता है ये? 6.022 इंटू 10 पावर 23, और किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चे? दैट इज 22,400 ml से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ओके, बात समझ आ रही है? इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.69 इंटू 10 पावर 19। ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को क्या बोलेंगे? ये आपके पास यहां से बन जाता है, दैट इज लॉशमिट नंबर। बात समझ आ रही है? तो लॉशमिट नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे? लॉशमिट नंबर आपके पास बन जाएगा, अगर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, मतलब 1 cm³ में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अगर इसको मुझे डिफाइन करना है तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है? हाँ, न्यूमेरिकल बच्चे, देखो न्यूमेरिकल बिना फार्मूले के भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, देखिए आइडियल गैस क्या होगा, पहले तो समझ ले डेफिनेशन। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये आ जाएगा। आइडियल गैस क्या रहता है? जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अभी आप पढ़ोगे आगे ये सारा डिटेल में, अभी फिलहाल इतना डेफिनेशन याद रखें। व्हाट इज आइडियल गैस? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आपके पास आ जाएगा। ये बेसिक सा डेफिनेशन जो है यहां से आपके पास बन जाता है, ठीक है? ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लेरिफाई हो गया। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था कि मेरे पास ओजोन का एक सैंपल है, ओजोन का एक सैंपल है जो क्या कंटेन करता है? जो कंटेन करता है आपके पास 18.066 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। ध्यान दीजिए, कल वाला क्वेश्चन मैंने इसमें बोला था, इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और दूसरा मैंने बोला था, दूसरा कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना था? दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मुझे कैलकुलेट करने थे। ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजें बोली थी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, मैंने बोला था जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो, आयंस गिवन हो, एंटिटीज गिवन हो, तो फार्मूला क्या बनता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे 18.066 इंटू 10 पावर 24, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से।
6.023 इंटू कितना जाएगा, यहां से देखिए 10 पावर 23, इसको कैंसिल करेंगे, ये रफली कितना जाएगा 3, और ये कितना जाएगा, इसका मतलब 30 मोल्स जो है यहां से आपके पास आ गए। ध्यान दीजिएगा। ओके, दूसरा पॉइंट जो था, जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने। देखिए, ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में, मैंने बताया था इसके एक मॉलिक्यूल में आपके पास ओजोन के एक मॉलिक्यूल में जो ओजोन जो है, इसमें कितने आपके पास मॉलिक्यूल रह सकते हैं ओजोन में, तो मैंने बोला था अगर आप देखेंगे इसमें रहेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला था ना, अगर CO2 है तो ये कितने कंटेन करता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिखेंगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर एटम देखूंगा, सोडियम है, सोडियम का एक मोल, अगर हम बात करें एक मोल की, हम बात करें यहाँ पे, तो एक मोल में कितने आ जाएंगे, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिसिटी कितना है, 3 है। कितना एटॉमिसिटी है, यहाँ पे देखिए 3 एटॉमिसिटी है। तो हमें बताना है कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको सिंपली यहां से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ गई, क्लैरिफाई हो गया। तो इस तरह से बच्चे आप इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वैल्यूज को यहाँ पे आप लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, इस तरह से वैल्यू जो है आपके पास यहां से आ जाती है। इसको देखिए, देखो ये कितने मोल आ गए, 30 मोल आ गए। एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23। देखिए दो तरीके हैं, एक मोल में इतने हैं। ओके, तो 30 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 30 मोल में मॉलिक्यूल आ गए 30 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। देखिए ध्यान से, ये मॉलिक्यूल यही बनाना, ये नंबर, इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब मुझे ये 30 मोल में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे एटम निकालने हैं। तो ऑक्सीजन के, सॉरी, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए इस नंबर को क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, एनी डाउट। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा टर्म यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे P4 है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सल्फर है, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अगर इसका एक मोल लूंगा तो इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल, आपके पास ये मॉलिक्यूल हैं P4 के मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं, P4 के। अगर मुझे एटम निकालने हैं तो देखिए P4 के एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के कितने एटम है, 4 एटम है, 4p एटम है। इसका मतलब अगर मैं इसको निकालूंगा, इसमें एटम निकालूंगा, तो सॉरी ओजोन है ना ये पहले वाला, अगर इसमें एटम निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 एटम है, 3 इंटू इसको मैंने लिख दिया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। पॉइंट समझिएगा। इसमें देखिए P4 मैं ले रहा हूं, P4 का अगर मैं 1 मोल लूं तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये आ जाएंगे Na मॉलिक्यूल, यहाँ पे आ जाएंगे Na मॉलिक्यूल। किसके, P4 के। ध्यान दीजिएगा, किसके, P4 के। अब P4 में एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोर के एटम हैं, सो इट मीन दैट अगर इसको नंबर ऑफ एटम में लिखना है तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा बच्चे, दैट इज योर Na एटम। इसी तरह सल्फर 8 की बात करूंगा, एसिड की, जो 1 मोल है, 1 मोल में कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल ऑफ, किसके मॉलिक्यूल आगे बच्चे, दैट इज इक्वल टू एसिड। तो इसको एटम में लिखूंगा तो ये कितना बनेगा, 8 इंटू Na, यहां से क्या बन जाएगा बच्चे, दैट इज योर एटम। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि मेरे पास CO2 है, मान लीजिए, देखो CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, यहां से मैं देखूं, ये आपके पास आ गए एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। हाँ जी, इसमें कार्बन के एटम कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितना है 1, तो इसका मतलब Na नंबर ऑफ एटम किसके आ जाएंगे, Na एटम किसके आ जाएंगे, Na एटम ऑफ कार्बन। अब ऑक्सीजन के निकालूं, ऑक्सीजन का डबल है, तो ये क्या बन जाएगा 2Na एटम ऑफ, क्या बन जाएगा बच्चे यहां से, दैट इज योर ऑक्सीजन। ओके, आई थिंक बेसिक सा पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इस चीज को बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैं बोलूंगा, एटॉमिसिटी ओजोन के केस में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है 3, यहाँ पे कितना एटॉमिसिटी है, फॉस्फोर का एटॉमिसिटी कितना है 4, यहाँ पे कितना एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 8। एटॉमिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम उसमें है, मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसी तरह से आपके पास यहाँ से एटॉमिसिटी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, अपनी कॉपी और पेन रखें, ठीक है, और उसमें देखें, ठीक है, पार्ट ऑफ O3 क्वेश्चन। बच्चे मैंने बता तो दिया सेकंड पार्ट ऑफ O3 क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये सेकंड पार्ट है O3 क्वेश्चन का। देखिए ये क्या है, मैंने आप लोगों को दोनों तरह से बता दिया। इसमें कितने मोल हैं, 30 मोल्स हैं, 30 मोल्स आ गए। ठीक है, 30 मोल्स तक तो समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, देखो 30 मोल्स आपके पास आ गए हैं। अब 30 मोल्स में मुझे बताने हैं ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 30 मोल में मुझे बताने हैं ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, इस तरह से करते हैं इसको। तो आपको पता है, यहां से मैं करें, यहां से मैं करूं तो आप लोगों को अभी मैंने बताया 1 मोल में आपके पास क्या होंगे, 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताइए। अभी आप लोगों को बताया दिस इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ, ऑक्सीजन नहीं है सॉरी, ओजोन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए ये अभी बताया मैंने। दूसरा, इसका मतलब 30 मोल में कितने होंगे, 30 मोल में कितने होंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, चलिए कर दीजिए 30 इंटू क्या आ जाएगा Na, ये वही आ गया जो क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। अब मुझे एटम बताने हैं, तो 30 मोल में आपके पास ऑक्सीजन के कितने एटम आ जाएंगे, यहाँ पे देखोगे आपके पास एटॉमिसिटी कितना है 3, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 30 इंटू आपके पास आ जाएगा बच्चे दैट इज Na। अगर दूसरी तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप लोगों को एक ही आंसर जो है यहां से मिलेगा। बात क्लैरिफाई हो गई। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है, 1 मोल किसके इक्वल होगा, ये होगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल, या उसके किसके इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल। ध्यान दीजिएगा अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको मैंने 44 ग्राम ले लिया, तो ये क्या होगा, ये इसके 1 मोल के इक्वल होगा, कल मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इसका 88 ग्राम ले लेता हूं तो ये इसके कितने मोल के इक्वल होगा, 2 मोल के इक्वल होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैं 16 ग्राम लेता हूं, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू इट्स 1 मोल। ठीक है, ओके, बात समझ आ रहा है। अगर O2, O2 यहाँ पे ले लू मैं 32 ग्राम, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। अगर मेरे पास यहाँ पे H2O है, अगर मैं इसका 18 ग्राम ले लेता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू इट्स 1 मोल। ये बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिफाई होनी चाहिए। शॉर्ट में फार्मूले मेमोराइज करने की कोशिश करो, अगर शॉर्ट में फार्मूले होंगे तभी आप लोग जो है इनको कर पाओगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे बनता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन देता हूं एक और, अब आप इसको करोगे, मेरे पास है
96 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल। ध्यान दीजिएगा, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। 96 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल आपके पास है। तो अगर 96 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल है तो पहले मुझे यहां से कैलकुलेट करने हैं, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको कैलकुलेट करो। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स, अब मास गिवन है। ठीक है, जरा चैट बॉक्स में आंसर करें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सारे बच्चे, जरा कैलकुलेट करें जल्दी से। 19 स्टूडेंट क्लास में है, पेन कॉपी लेके जल्दी से कैलकुलेट करें कितने नंबर ऑफ, 19 स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जल्दी बताएं। हाँ जी जल्दी से बच्चे, बहुत ही सिंपल है। फिर मैं सॉल्व करता हूँ, अपना आंसर चेक करें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मास गिवन है, मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। पहले देखिए ये बन जाएगा गिवन मास और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे? दैट इज योर, यहां से आ जाएगा दैट इज योर। अब ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या लूंगा? मॉलिक्यूलर मास। ओके, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास चेक करना अपना आंसर। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको पता है? एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर ली, ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 मोल्स जो हैं यहाँ पे आपके पास आ गए। वेरी गुड बच्चे, जल्दी से आप देखिए यहाँ पे कितने मोल्स आ गए हैं। यू विल फाइंड दैट 2 मोल्स आर हियर। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए। दूसरा मुझे यहाँ पे फाइंड करने हैं, दूसरा मुझे फाइंड करना है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड करने हैं? मुझे यहां से कैलकुलेट करने हैं दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, बात समझ आ रही है? तो सेकंड पोर्शन जो है इसमें मुझे यहां से क्या कैलकुलेट करने हैं? मुझे यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? ओके, जल्दी से कैलकुलेट करें। देखो अब आपको पता है ये कितने कितने मोल्स आ गए, यहां से आप देखिए आपके पास आ गए 2 मोल्स। तो आपको पता है अभी मैंने बताया, हाँ देखिए यहाँ से 1 मोल ऑफ ओजोन ये कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है? कंटेन, बच्चे बताइए कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? मैं Na की फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज योर Na। इस बात को समझिएगा, कितने हो जाएंगे? Na। ओके, क्लैरिफाई। तो Na एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल में क्या हो जाएंगे? जो 2 मोल ऑफ ओजोन है ये क्या करेगा? कंटेन मॉलिक्यूल्स, कितने कंटेन करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट इज Na। बात समझ आ गई? इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, this is 2 into 6.022 and into 10 पावर कितना आ जाएगा बच्चे? दैट इज 23। ध्यान दीजिएगा, ना समझ आ रही है? तो इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ से आपके पास आ जाएंगे। इस पॉइंट को समझिएगा। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर मुझे यहाँ से फाइंड करने हैं दैट इज नंबर ऑफ एटम। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ एटम। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, अटेम्प्ट करते रहो, बहुत सही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, देखिए अब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, बताइए नंबर ऑफ एटम। देखो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास आ गए हैं, इतने हैं। अब इसके एक मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 3 एटम है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करूंगा मैं? देखो ध्यान से, क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 डिवाइड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? दैट इज Na। कितना हो गया बच्चे? दैट इज इक्वल टू 6 इंटू Na। ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ गई?
लग गया पता? वो क्लेरिफाई है, पॉइंट समझ आ गया। देखो अब एक फार्मूला देखो शॉर्ट में, जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं सीधा भी कर सकता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा शॉर्ट में, दिस इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। देखिए ध्यान से, ओके, साथ में क्या जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ध्यान दो फार्मूले की तरफ। देखो मैं इतनी कहानी नहीं लिखूंगा, ये कहानी तो थ्योरेटिकल बोर्ड के पेपर के लिए है। कंपटीशन में मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं डायरेक्टली निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर मास इनटू आपके पास क्या जाएगा, एवोगैड्रो। अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होंगे, दिस इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, एटॉमिक मास, एंड इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। इस बात को यहाँ पे समझिए, इस पॉइंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए, इस बात को देखिएगा। तो दो फार्मूले बन गए। अगर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, सीधा गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड इनटू आपके पास एवोगैड्रो नंबर। देखो ये फार्मूला इनडायरेक्टली वही बना है, ये आपके पास है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये बन जाएगा गिवन मास, यहां से आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, तो दोनों को डिवाइड करूंगा 2 आ गया, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद योर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं इन चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 बाय 1 क्लेरिफाई हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव गिवन 28 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव, ये आयन है, इसका सैंपल गिवन है, ठीक है, इसका सैंपल आपके पास गिवन है। यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना गिवन है, 14 है। ये देखिए आयन बनने से एटॉमिक मास नहीं चेंज कर जाएगा, एटॉमिक मास सेम ही रहेगा। तो इसमें मुझे कैलकुलेट करने हैं, पहला मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करने हैं, यहाँ से कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ आयंस। पहले इन दो चीजों को देखते हैं, देखिएगा पहले आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और फिर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, ये किसके इक्वल होंगे, ये आ जाएगा गिवन मास। हाँ ट्राई करते रहो, बिल्कुल सही, गिवन मास कितना है 28, एटॉमिक मास कितना है 14, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, दैट इज 2 मोल्स जो है यहाँ से आपके पास आ गए। तो क्लैरिफाई हो गया, कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स यहाँ से आपके पास आ गए, ठीक है, तो 2 मोल्स यहाँ से आपके पास बन जाते हैं, ठीक है, ओके, क्लैरिफाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने हैं 2 मोल्स। देखो एक मोल में कितने आयंस होंगे, अगर आप लोग जानते हैं एक मोल में कितने आयन होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन, तो 2 मोल्स में कितने आयन होंगे, 2 मोल में कितने आयन होंगे, ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन। इसका मतलब यहाँ पे आयंस कितने बन गए, दैट इज इक्वल्स टू 2Na आयंस। ध्यान दीजिएगा कितने बन गए, 2Na आयन जो हैं यहाँ से आपके पास बन गए, ठीक है, क्लैरिफाई हो गया, बात समझ आ गई। तो इतने आयंस जो हैं यहाँ से आपके पास आ गए, इस पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई सिंपल है, 2 इंटू क्या करोगे, यहाँ पे बनेगा 6.022 इंटू आपके पास क्या बनेगा, दैट इज यू हैव 10 पावर 23। ओके, अगर मैं यहाँ पे तीसरा फैक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं, दैट इज चार्ज, अगर हम चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए कि चार्ज कितना है इसके ऊपर, ठीक है, तो चार्ज मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो चार्ज मुझे क्या देखना पड़ेगा, पहले मुझे देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं,
ठीक है, और देखना पड़ेगा एक आयन के ऊपर चार्ज ऑन वन आयन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे निकालूंगा कि आयन्स कितने हैं, और फिर देखूंगा एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है। अब एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव किसके इक्वल होता है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान दीजिएगा। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ आयन्स हैं 2 इंटू Na, और यहां से आ जाएगा 3, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। अकेला 3 नहीं लेंगे, क्योंकि इसने क्या किया बच्चे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इट मींस दैट वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो आप, दैट इज 1.9, नहीं 1.6 होता है, 1.9 होता है। चार्ज होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको एवरेज करके हम लेते हैं +1 प्रोटॉन के लिए और -1 इलेक्ट्रॉन के लिए, रिलेटिव चार्ज जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। तो इसको हम देखेंगे ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आपके पास रिजल्ट जो है यहाँ से आ जाएगा। बात क्लैरिफाई होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, देखिए, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। देखिए बच्चे, समझे एक बार फिर से थोड़ा सा। अभी मैंने यहाँ पे बताना स्टार्ट किया। देखो, मुझे चार्ज फाइंड करना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज देखने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा इसमें कितने आयन्स हैं। तो आयन्स मैंने कैलकुलेट किया 2Na। तो 2Na मतलब इतने आयन्स मेरे पास इस सैंपल में प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, इतने आयन्स मेरे पास इस सैंपल में प्रेजेंट हैं। इतने आयन्स आपके पास हैं सैंपल में। तो इतने आयन्स अगर आपके पास हैं बच्चे, तो आपको साथ में देखना पड़ेगा चार्ज ऑन वन आयन। एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है। अब ये है नाइट्रोजन न्यूट्रल। देखिएगा, नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये ऐसे लिख, अगर मैं लिख दूं नाइट्रोजन 3 पॉजिटिव, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर क्या गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। ध्यान दीजिए। ओके, हाँ नेगेटिव चार्ज बिल्कुल होगा -1.6 इंटू। तो इसका मतलब अब इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसको मैं -3 भी लिख सकता हूं नॉर्मली। इसको क्या लिखा जाएगा, -3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नॉर्मली हम चार्ज कितना लेते हैं, -1। लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए मैंने इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू आपके पास बनेगा 10⁻⁻19। तो इतना चार्ज आपके पास यहां से आ गया। कोई डाउट हो अभी भी किसी को? हाँ जी, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां से बता दें। एनी डाउट, कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, हो गया, लग गया पता। अब फोर्थ, हाँ सोहम। हाँ बता दीजिए कोई भी, अगर किसी को डाउट नहीं, किसी सोहम एक्सप्लेन हो गया, ये पता चल गया कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे आपके पास हो जाएगा। बता दें एक बार, नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता सकता हूं। ठीक है, सोहम नहीं नहीं समझ आया अभी तक, बताएं जरा जल्दी से, दोबारा से एक्सप्लेन करूं? सोहम गुप्ता, सोहम गुप्ता क्या दोबारा से एक्सप्लेन करूं? टाइप करो, टाइप। ठीक है, देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, आप लोगों को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज किसके इक्वल है, तो चार्ज किसके इक्वल होगा, पहले तो आपको देखने पड़ेंगे इसमें कितने आयन्स हैं।
आयंस आ गए आपके पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ Na, इतने आयंस जो है वो आपके पास बन गए। तो ये आयंस आ गए। अब इसके इतने आयंस के ऊपर मुझे चार्ज देखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा, मान लो ना जैसे मेरे पास 10 आयन आ गए हैं, तो 10 आयंस के ऊपर मुझे चार्ज देखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है। जो चार्ज आएगा उसको मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, नाइट्रोजन तो न्यूट्रल रहता है एज इट इज, इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर दिए, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, बात समझ आ रही है।